हाय गाइस, मैं सर डॉक्टर गोविंद गुप्ता। गाइस, आज का जो वीडियो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पर बनने वाला है। और जो फर्स्ट पार्ट था वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया सकता है उस पर था। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है रास मैकेनिज़्म। ब्लड ब्लड प्रेशर का ये सेकंड पार्ट है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझ के चलिएगा। तो जैसे मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये लंग्स है, ये लीवर है, ये ब्रेन है, ये हार्ट है, ये किडनी है, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन है ये। ठीक है। तो गाइस, जैसे मान लीजिए हाइपोटेंशन है या हाइपोवॉल्मिक है। सर्कुलर सिस्टम में मीन्स ब्लड प्रेशर डिक्रीज है एंड ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज है। तो इसका आसानी से एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है, तो इससे ब्लीडिंग जब होगा या हेमरेज होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको लेकर हम चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। तो ब्लीडिंग हुआ, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ठीक है। तो मान लीजिए ये जब ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज हो गया, तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये रीनल सिस्टम में जब जाएगा, ये ब्लड जब ये रीनल सिस्टम में जाएगा तो देखिए यहाँ पे रीनल सिस्टम में ये ब्लड जा रहा है। तो यहाँ से जाएगा तो एफरेंट आर्टियोल के पास जो है स्मूथ मसल्स होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं स्मूथ मसल्स। सो इसको पोल्की सेंस भी बोला जाता है, स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है, और बैरो रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, मैसेंजर सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है। जो भी आप बोल लो। तो इसको हम पोल्की सेंस बोलते हैं, तो या मैसेंजर सेल्स बोला जाए या स्मूथ मसल्स बोला जाए। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए जब ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर भी एफरेंट आर्टियोल पर भी ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ पर जब डिक्रीज हो जाएगा तो एफरेंट आर्टियोल को जब पता चलेगा, मीन्स यहाँ पे स्मूथ मसल्स पोल्की सेंस को जब पता चलेगा कि जो है ब्लड प्रेशर डाउन है, तो यहाँ से जो है ये स्मूथ मसल्स सेल्स जो हैं वो रीनिन एक एंजाइम होते हैं वो रिलीज़ करने लगेंगे ब्लड में। ठीक है। पहला ये हो गया, एक तरीका हो गया रेनिन रिलीज होने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे मान लीजिए फिर ब्लड फ्लो हो रहा है एफरेंट आर्टिकल से, और इफरेंट आर्टिकल से ब्लड निकल जा रहा है और यहाँ पर जो है फिल्टर्ड हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम अच्छे से नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं इस पेज में, मान लीजिए यहाँ से ब्लड आया, तो यहाँ से जब ब्लड प्रेशर जब यहाँ पे डाउन है एफरेंट आर्टियोल के पास, तो ये स्मूथ मसल्स मैसेंजर सेल्स को पता चल गया कि ब्लड प्रेशर डाउन है, तो यहाँ से रेनिन रिलीज कर दिया। पहला स्टेप हो गया रेनिन का। फिर जब यही ब्लड प्रेशर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फिल्टर्ड होगा ग्लोमेरुलस के पास, बोमेन्स कैप्सूल के पास, और फिर यहाँ पर इफरेंट आर्टियोल से निकल जाएगा वो ब्लड फिल्टर्ड होकर। तो यहाँ से जब आएगा तो जब ब्लड फ्लो जब डिक्रीज रहेगा तो यहाँ से जो ब्लड फिल्टर्ड होगा वो भी डिक्रीज होगा। तो ब्लड जो यहाँ पे फिल्टर्ड होगा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ब्लड फिल्टर जब होगा तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो किफ़ायती मात्रा में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। मीन्स यहाँ पे पीसीटी पे जो होता है ये 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनल पर ये 25% होता है, और डीसीटी पर होता है 8 to 10%, और कलेक्टिंग ट्यूबल्स एंड डक्ट पर होता है 1 to 2%। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है फिल्टर जब हुआ मेटाबोलाइट्स, जब मेटाबोलाइट्स जब फिल्टर होगा तो स्लोली फिल्टर होगा। तो यहाँ पर जो होगा जो पीसीटी पर जितना होगा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर होगा। कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए अगर ज़्यादा प्रेशर से आता तो रीअब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता, क्योंकि मतलब यहाँ पे चूँकि जब यहाँ धीरे धीरे जब यहाँ पर स्लोली स्लोली जब आ रहा है मेटाबोलाइट जब स्लो आ रहा है, ब्लड फ्लो जब धीरे हो रहा है,
तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर मैंगो फेंक रहे हैं आप, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आप मैंगो यहाँ से फेंक रहे हैं, तो तेज़ी से फेंकेंगे तब ज़्यादा कैच कर पाएंगे या आराम से फेंकेंगे तब कैच कर पाएंगे? आराम से फेंकेंगे तब अच्छे से कैच कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ से जो है ब्लड फ्लो जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो फिल्टर जो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो फ्लो जब होगा ब्लड का तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा। पूरा यहाँ पर 65% टोटल जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यही जब मेटाबोलाइट्स जब आगे आएंगे तो यहाँ 25% टोटल मेटाबोलाइट्स रीअब्जॉर्व होंगे, असेंडिंग लूप ऑफ एनल। उसके आगे जब मेटाबोलाइट्स जाएंगे डिसेंडिंग डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पर जाएंगे तो यहाँ पर 8 to 10% मेटाबोलाइट जो है सोडियम साल्ट्स जो होते हैं वो रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। डीसीटी जब यहाँ पर जब फिल्टर जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से जब आएंगे मेटाबोलाइट तो यहाँ पर जो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल पार्ट और असेंडिंग लूप ऑफ थिक पार्ट का जो होता है यहाँ पर जो है एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, हम जिसे हम मैकुला डेंसा बोला जाता है। और ये मैकुला डेंसा और मैसेंजर सेल्स या पोन्केसेंस या स्मूथ मसल्स ये दोनों कनेक्ट होते हैं कनेक्टिंग टिश्यू से या लेसेस सेल से, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और यही पूरे पार्ट को जो कनेक्ट हुए रहते हैं इसी को पूरे पार्ट को हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर एप्टरस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये चीज़ समझ लीजिए आप। ये चीज़ें मीन्स स्मूथ मसल सेल्स, मैकुला डेंसा और जो कनेक्ट किया रहता है कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरे पार्ट को जो है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एप्टरस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटाबोलाइट जो आएंगे तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम साल्ट का। सोडियम साल्ट का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो स्लो, काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि जब यहाँ पे स्लो आ रहा है तो स्लो ही रीअब्जॉर्व होगा ना। यहाँ पे जब पता चलेगा जब इसको स्लो मीन्स मेटाबोलाइट जो है धीरे धीरे आ रहा है तो यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जब कम हो जाएगा तो ये जो है मैसेज जो है ट्रांसमिट कर देगा मैसेंजर सेल्स को। अब ये मैसेंजर कहेगा कि मैकुला डेंसा जो है बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम साल्ट का, तो क्या करेगा ये मैसेंजर सेल्स और रेनिन जो है रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एप्टरस। तो यहाँ पहला केस में क्या था कि जो है ब्लड प्रेशर यहाँ पर जो एफरेंट आर्टियोल पर डिक्रीज था तब रेनिन ने रिलीज किया। अब दूसरा चीज़ें जो है यहाँ पर जो सोडियम जब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तब इसे ये सिग्नल ट्रांसफर कर दिया और फिर ये रेनिन जो है और इंक्रीज कर दिया रिलीज करना, ठीक है। तो दो लोकल हो गए रेनिन को रिलीज करने में एफरेंट आर्टियोल में, ठीक है, ठीक है। ये दो लोकल हो गए और एक सिस्टमिक होता है। एक सिस्टमिक क्या होता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। देखिए ये हार्ट है और यहाँ पर जो है एरोटिक आर्च और कैरोटिड साइनस पे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज रहेगा तो यहाँ से जो है इम्पल्स जनरेट होने लगेंगे। जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन है या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो यहाँ से क्या होंगे ब्लड जो है इम्पल्स जनरेट होने लगेंगे। अब ये इम्पल्स जनरेट होकर वो जो है गैसोफैरिंजियल नर्व और वेगस नर्व के थ्रू जो है कार्डियोवास्कुलर सेंटर पर जाएंगे मेडुला के पास, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर के पास जैसे ही जाएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे ये इम्पल्स, तो ऐसे ही क्या होगा कि वहाँ पर एक स्टिमुलस मिलेगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का। अब ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ से स्टिमुलस जैसे मिलेगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही क्या करेगा वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एप्टरस के पास आकर और वो इपिनेफ्रिन रिलीज कर देगा। जुक्स्टाग्लोमेरुलर एप्टरस के पास आकर जो है नॉर एपिनेफ्रिन जो है रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। अब ये नॉर एपिनेफ्रिन जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स के रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये नॉर एपिनेफ्रिन बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे। अब जैसे ही बाइंड करेंगे तैसे ही रेनिन और जो है रिलीज होने लगेंगे ब्लड में, ठीक है गाइस।
तो ये एक सिस्टमिक था, ये जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सिस्टमिक था, और दो लोकल था। दो लोकल क्या था कि जब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जब यहाँ एफरेंट आर्टरियोल पर डिक्रीज होगा तो यहाँ रिनिन रिलीज होने लगेंगे। और एक लोकल ये था कि जब यहाँ पर फिल्टर जो आएंगे मेटाबोलाइट्स, यहाँ पर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ पर और रिनिन जो है रिलीज होने लगेंगे। तो ये दूसरा तरीका था, ठीक है। तो दो लोकल एक सिस्टमिक, ठीक है गाइस। तो ये रिनिन जो है यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल्स पर जो है रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं रेनिन तो रिलीज तो हो गया ब्लड में, अब होता क्या है रेनिन के साथ, क्योंकि चूंकि कि रेनिन जो है एक एंजाइम है, अब उसके साथ होता क्या है बॉडी में। अब ये रेनिन जो है ब्लड में आते ही क्या होगा, एफरेंट आर्टरियोल से जो है चले जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू जो है वेनस सिस्टम में चले जाएंगे, और वेनस सिस्टम में वेनस फ्लो के थ्रू चले जाएंगे, जब फिर सर्कुलेशन में चले जाएंगे रेनिन, ठीक। अब ये रेनिन जब सर्कुलेशन में जब आ जाएंगे, जितना ज़्यादा रेनिन आएंगे उतना सर्कुलेशन में आएंगे। अब ये सर्कुलेशन में जैसे ही रेनिन आएंगे तो लीवर क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज करता है। हमेशा हर वक्त जो है अभी भी आपके बॉडी में है, लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजेन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, लीवर जो है वो सिक्रेट करते रहता है, हमेशा रिलीज करते रहता है लीवर हर वक्त। अभी भी आपके बॉडी में जो है एंजियोटेंसिनोजेन जो है रिलीज हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज है, तो क्या होगा, रेनिन ज़्यादा आएंगे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में। तो सर्कुलेशन में जब जैसे ही रेनिन आएंगे तो एंजियोटेंसिन को देखेंगे तो क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देंगे सर्कुलेशन में। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया रेनिन सर्कुलेशन में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब जाएगा लंग्स के पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन याद रखिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन जब जाएगा लंग्स के पास, तब वहाँ पर जो इंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं, वहाँ पर इंडोथीलियल सेल्स के ऊपर जो होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा एंजियोटेंसिन 1, तो क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पहला तो ये करते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। पहला काम ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इंडोथीलियल सेल्स में, लंग्स में, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। दूसरा वर्क ये होता है कि ये ब्रेडिकाइनिन एक एंजाइम होते हैं, उसको जो है ब्रेक डाउन करता है। तो इसका जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का दो फंक्शन होता है कि पहला तो ये तो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में, दूसरा जो है ब्रेडिकाइनिन को वो ब्रेक डाउन करता है। ब्रेडिकाइनिन क्या है, वेजोडाइलेटर होते हैं जो ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन कर देता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट जब हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है इतना पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ये वैसो को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, वेसल्स को, आर्टरी और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। पहला तो ये सिंपैथिक फ्लो में वर्क करता है, दूसरा स्मूथ मसल्स पे काम करता है, फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है और हाइपोथैलेमस पर वर्क करता है, ठीक है। इसको एक एक करके हम समझते हैं। अब देखिए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज रहेगा तो बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं ये आर्टिक नोच और कैरोटिड साइनस से इम्पल्स जनरेट होने लगेंगे, गैसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व के थ्रू वैसोमोटर सेंटर के थ्रू कार्डियोवास्कुलर सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और उसके बाद नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, जिससे बीटा 1 एड्रेनल रिसेप्टर्स जो हैं बाइंड करके रेनिन को रिलीज करेंगे। पहला ये हो गया, इसका फंक्शन ये होता है एंजियोटेंसिन 1 का, एंजियोटेंसिन 2 का पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा ये है कि इसका स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है। स्मूथ मसल्स पे किस पे करता है, जो वेनस पे और आर्टरीज पे, दोनों स्मूथ मसल्स पे इसके रिसेप्टर होते हैं जो कि बाइंड करके वो वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्ट जैसे ही इस वैसो कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा। अब प्रेशर जैसे ही डेवलप्ड होगा तो यहाँ पर जो है ब्लड जो है वेनस में, वेनस की बात कर रहे हैं, वेनस फ्लो है, ये वेनस फ्लो है, तो वेनस जैसे ही यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्ट होगा तैसे ही यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और वो राइट हार्ट में जाएगा। राइट हार्ट जाने के बाद वो लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद जो है लेफ्ट हार्ट में आएगा। अब लेफ्ट हार्ट में आने के बाद जो है यहाँ पर जो है कार्डिक आउटपुट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिल जो है हार्ट का वो इंक्रीज कर देगा। अब ये इंक्रीज कर देगा तो ज़्यादा पंप करेगा
हार्ट, तो ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो सिस्टोलिक जो होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कार्डिक आउटपुट भी तो ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है, कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो ये होता है। फिर ये जब ब्लड जब आ जाएंगे आर्टरी में, आर्टरी में जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आर्टिकुलर पर जो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के, यहाँ पर भी वैसे कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो डायलेट था वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब डायलेट जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ब्लड जो है ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, मीन्स यहाँ पर रिटेन रहेंगे ब्लड। जब यहाँ पर रिटेन रहेंगे तो जैसे ही ओपन होगा तैसे ही ज़्यादा एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो कि कैपिलरीज के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या कहेंगे हम कि ये इंक्रीज हो जाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब यहाँ पे रिटेन रहेगा ब्लड, जैसे ही यहाँ पर रिलैक्स करेगा हार्ट, जैसे ही रिलैक्स करेगा तो यहाँ पर जो ब्लड जो रिटेन होगा, और जैसे ही कंस्ट्रिक्ट ओपन होगा तैसे ही ये क्या होगा, ब्लड जो है प्रेशर से एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कहा जाएंगे वो। अब ये प्रेशर जो है इसमें यहाँ पे जब वेनस में आएगा तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा, तो ऐसे ही चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और जिससे जब कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और यही हमको चाहिए था, ठीक है गाइस। तो ये था, ये सेकंड फंक्शन था एंजियोटेंसिन 2 का। अब थर्ड फंक्शन समझते हैं एल्डोस्टेरोन का। उसी वक्त सेम टाइम एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि जो ये एडेनल कॉर्टेक्स जो होते हैं, एडेनल कॉर्टेक्स पर जो जोना ग्लोमेरुलस जो होता है वहाँ पर जो है एल्डोस्टेरोन रिलीज करेंगे ये एंजियोटेंसिन 2। तो अब यहाँ पर रिसेप्टर जैसे होंगे, जैसे स्टिमुलस मिलेगा तो एल्डोस्टेरोन क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरोन जो है प्रिंसिपल सेल्स पर आएंगे। प्रिंसिपल सेल्स ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट पर पाए जाते हैं। ये सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर, नेफ्रॉन के। तो ये एल्डोस्टेरोन जो है जैसे ही सेल्स के अंदर आएंगे, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है और ये लुमिनल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे बीच में जो है ये यहाँ पर ये यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इधर ब्लड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल ब्लड है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जैसे ही आएगा तो पहले एल्डोस्टेरोन आने से पहले क्या था, वो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर जो थे वो इनएक्टिव थे, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर जो थे एल्डोस्टेरोन के वो इनएक्टिव थे। अब जैसे एल्डोस्टेरोन जैसे ही आएंगे तैसे ही रिसेप्टर बाइंड करेगा। एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स जो बाइंड करते हैं वो हार्मोनल रिसेप्टर्स होते हैं, और जो जिससे बाइंड होते हैं इसके दो डीएनए होते हैं, जिससे कि एक डीएनए डोमेन होते हैं और एक हार्मोनल डोमेन होते हैं। तो हार्मोनल डोमेन से क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन बाइंड होता है, ठीक है। अब जैसे ही बाइंड होगा तो डीएनए डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब नहीं बाइंड रहता तो इनएक्टिव रहता है। तो जैसे ही बाइंड होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव जैसे ही होगा, बाइंड होने के बाद जैसे ही एक्टिव होगा तो क्या करेगा, डीएनए के जो जीन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने लगेंगे। डीएनए जीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब होने लगेगा तो एमआरएनए फॉर्मेशन होगा, जिससे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। अब ये प्रोटीन जो प्रोड्यूस होंगे इसे हम ये कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्डोस्टेरोन से बने हुए प्रोटीन है तो एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है इसका फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। अब ये प्रोटीन जब फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो सबसे पहले ये वैसोलेटरल में जो चैनल्स होते हैं, मीन्स सोडियम पोटासियम एटीपेज, वो तो एक्टिव रहते हैं। अगर एक्टिव रहेंगे तो सुपर एक्टिवेट कर देंगे, और इनएक्टिव रहते तो एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये एक्टिवेट कर देते हैं लुमिनल मेम्ब्रेन पे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे। और दूसरी चीज़ें जो है ये लुमिनल मेम्ब्रेन पे जो है सोडियम को ज़्यादा ज़्यादा रीऑब्जर्व करेंगे, सोडियम को ज़्यादा रीऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रोटीन जो है यहाँ पर सोडियम पोटासियम एटीपेज जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सोडियम जो है पुश करेंगे ब्लड में। अब ये सोडियम जितना पुश करेंगे उतना ही जो है पोटासियम जो है अंदर आएंगे ब्लड से सेल के अंदर। तो यहाँ पे लुमिनल मेम्ब्रेन पे काम क्या हो रहा है कि जो है सोडियम को रीऑब्जर्व कर रहा है ये प्रोटीन, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन रीऑब्जर्व, क्योंकि एक्टिवेट कर दिया है। अब ज़्यादा ज़्यादा सोडियम जो है रीऑब्जर्व होगा। अब सोडियम ज़्यादा रीऑब्जर्व होगा तो यहाँ पर सेल के अंदर तो रहेगा नहीं, वो तुरंत वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा जो है पुशअप होगा। तो यहाँ पर एक्टिवेट जो चैनल्स हुए होंगे जो सोडियम पोटासियम एटीपेज का वो ज़्यादा रिलीज़ करेंगे,
ज़्यादा पुशअप करेंगे सोडियम को, तो सोडियम ज़्यादा पुशअप होगा तो उधर से क्या होगा, पोटासियम जो है ज़्यादा अंदर आएंगे सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पोटासियम का जो है यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा जैसे ही पोटासियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पोटासियम लीकेज चैनल्स के थ्रू ये पोटासियम जो है ये लुमेन में आ जाएंगे, ठीक है, लुमेन में आ जाएंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि पोटासियम जो है स्पेयरिंग होने लगेंगे, मतलब जो है रिलीज होने लगेंगे, ज़्यादा मीन्स सेक्रेट होने लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा जो है लॉस होने लगेंगे पोटासियम को, ठीक है। तो ये होता है इसका फंक्शन, ठीक है गाइस। अब ये थर्ड हो गया एल्डोस्टेरोन का। अब फोर्थ जो होता है एडीएच, हाइपोथैलेमस में होते हैं गाइस ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ से इम्पल्स जनरेट जो होंगे बैरोरिसेप्टर के थ्रू, वैसोमोटर सेंटर के थ्रू, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से एक्टिवेट कर देंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि थर्स्ट बढ़ा देगा एडीएच के थ्रू, ठीक है। जब थर्स्ट जब बढ़ जाएगा तो आदमी को प्यास, पेशेंट को प्यास लगेगा। अब पेशेंट को प्यास लगेगा तो ज़्यादा पानी पिएगा। अब वो ज़्यादा पानी पिएगा तो डिस्टल पार्ट के जो क्लेटन ट्यूब्यूल्स के जो डिस्टल पार्ट होते हैं वो वाटर परमिएबल हो जाएगा। अब वाटर परमिएबल जब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल्स होते हैं यहाँ बहुत एडीएच के सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही परमिएबल होगा तो वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जब यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो वाटर जो है जब ये ब्लड में जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम। और जब ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था। तो गाइस आई होप ये वीडियो मतलब ये जो है रास मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। पेशेंट को हाइपोटेंशन और हाइपोवॉल्मिक है तो वो रीनल हाइपोपरफ्यूजन होगा किडनी में, जिससे लो अफरेंट आर्terial प्रेशर पे जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो रिनिन रिलीज करेंगे, ठीक है। उसी वक्त सोडियम जो है डिक्रीज हो जाएगा मैकुलर डेंसा में डीसीटी के पार्ट पे, तो भी और ज़्यादा रिनिन रिलीज करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम एक्टिवेशन ऑफ एरोटिक आर्क एंड कैरोटिस साइनस बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी एक्टिवेट कर देंगे, जिससे इम्पल्स जनरेट करेंगे और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या एक्टिवेट कर देंगे। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करेंगे, ये जाकर जो है नॉरएपिनेफ्रिन जुक्स्टाग्लूमेरुलस पर जाएंगे, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे, जिससे जो है बीटा 1 एडेनो रिसेप्टर से बाइंड करके रिनिन को रिलीज करेंगे। अब ये रिनिन जब रिलीज हो जाएगा सर्कुलेशन में तो एंजियोटेंसिन से लीवर जो प्रोड्यूस करता है उसे बाइंड करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से जो वस्कुलर एंडोथेलियल में होते हैं उसको ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्टेंसिन पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। अब ये जो जहाँ पर भी ये बॉडी में जहाँ जहाँ इसके रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर वर्क शो करने लगेंगे। जैसे पहला नंबर ये वैसोकंस्ट्रिक्टर करेंगे, इंक्रीज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कर देंगे, फिर अल्डोस्टेरोन रिलीज करने लगेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, फिर इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पर करेंगे, फिर स्टिमुलेट एडीएच इन हाइपोथैलेमस करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, अब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है ये रास मैकेनिज्म का, ऐसे वर्क होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। तो गाइज अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा मैं अपलोड करते रहता हूँ।